हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री लेसन 15, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, संविधान का निर्माण। इसका हमने लघुतरीय क्वेश्चन दिया था और आज हम लोग इसका पढ़ेंगे जितने भी अति लघुतरीय क्वेश्चन दिया था, और आज हम लोग जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी समझ में आ जाए। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन है, सुनना मेरे भाई। संविधान सभा की क्या भूमिका थी, इस सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई और इस बैठक में लगभग 389 सदस्य थे। इनका काम क्या था, तो इनका काम था कि विभिन्न देशों के जो संविधान हैं उन संविधानों को पढ़िए, पढ़ने के बाद उनमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको अपने संविधान के लिए लिखिए और उस पर सभी लोग विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद एक अपनी संविधान लिखेंगे। ये इनका काम था, इनकी भूमिका थी। क्लियर। इनके बावजूद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। क्लियर। तो आपने क्या समझा कि संविधान की भूमिका, संविधान सभा की भूमिका माने उनका क्या काम था। तो आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई और इनका काम था विभिन्न देशों के संविधान को पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद उनमें जो महत्वपूर्ण बातें लग रही हो उसको एक नोट कीजिए। इस पर सभी जितने भी सदस्य थे, 389 सदस्य, इन सब का काम था इस पर विचार विमर्श करिए और विचार विमर्श करने के बाद जब सही लगे तो फिर अपने संविधान के लिए प्रारूप तैयार कीजिए। और इसको पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनाने का काम भीमराव अंबेडकर किए हैं, ये बात सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान लिखने का काम वो कर रहे थे, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष की बात होगी तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, इसके मुख्य उबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए, संविधान जब लिखी जा रही थी तो हमने देखा था कि सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसके ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय नहीं थे, वो बाद में बने थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे संविधान के एक मुख्य सदस्य के रूप में थे, उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, फिर से सुनेंगे। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 की बैठक हुई और इसके बाद हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक 4 दिन बाद एक प्रस्ताव पेश किया संविधान में जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। अब इनका प्रस्ताव का क्या मुख्य उद्देश्य, तो प्रस्तावना का जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो बिल्कुल लोकतांत्रिक हो, समाजवादी हो, विचारधारा में एकदम प्रभुत्व हो, स्वतंत्र हो, विचार और विश्वास की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हो, ऐसे संविधान बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था कि देश धर्मनिरपेक्ष हो, विचार और विश्वास की स्वतंत्रता हो, किसी भी नागरिकों को कहीं भी, माने कहने का अर्थ है कि जो मौलिक अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार की बातों को उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया, 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या क्या लिखा गया था, तो जो हमारी मौलिक अधिकार है जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ये सब जो अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये सब उद्देश्य प्रस्तावना में थे।
क्लियर। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे से क्या अभिप्राय? देखिए, देश के नागरिकों को तो बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार के साथ कर्तव्य होते हैं। तो जो हमारे जीवन के लिए मूलभूत जरूरत है, ऐसे अधिकार को कहा गया है मौलिक अधिकार। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा मूलभूत अधिकार है। शोषण के विरुद्ध लड़ना यह हमारा मूलभूत अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारी मूलभूत अधिकार है। तो मूलभूत अधिकार का मतलब हुआ ऐसे अधिकार जो हमारे जीवन के लिए क्या हो, बहुत ही जरूरी है। ऐसे अधिकार को कहा गया है मूलभूत अधिकार, जो इस प्रकार से हमारे संविधान में जो लिखे गए हैं। सुनिएगा, पहला है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत, दूसरा है शासन का लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, और संविधान के संघात्मक ढांचा। ये सब हमारे जो मौलिक अधिकार थे उसके अंतर्गत रखे गए हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, जो हमारे मौलिक अधिकार की ढांचा क्या है। मौलिक अधिकार का मतलब जो हमारे जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं उनको जोड़ा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं मेरे भाई। संविधान को प्रस्तावना की क्या आवश्यकता? अब देखिए, किसी भी देश में संविधान है तो उसकी प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है? अब आपसे अगर कोई पूछे कि किसी भी जीव में प्राण का क्या उद्देश्य है, भाई प्राण है तो जीवन है। हमारा बॉडी तभी तक है जब तक हमारे जीवन में प्राण है, हमारे शरीर में प्राण है, आत्मा है। समझ में आई बात? ठीक उसी तरह से संविधान के लिए ना प्रस्तावना जरूरी है। जो प्रस्तावना नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा संविधान क्या है। यानी प्रस्तावना क्या है? तो पूरे संविधान की जो संक्षिप्त रूप है वो बताया जाता है। देश में क्या कानून बनी, देश में क्या कानून बनी, इसको प्रस्तावना में लिखा जाता है। क्लियर? तब प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है? देश के जो संविधान है उनके जो मूलभूत नियम है, अधिक कानून है, इन सबको कहाँ लिखा गया है? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना पूरे संविधान की संक्षिप्त रूप से जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे हमारे प्रस्तावना, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा जाता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने की कल्पना करते हैं, है ना? इस तरह की और सारी बातें हैं। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोक गणतांत्रिक, ऐसे ये सब क्या है? ये बता रहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है। ये पूरे संविधान का जो महत्वपूर्ण चीज है, इन चीजों को उसमें लिखा जाता है। तो किसी भी देश के संविधान में प्रस्तावना का उद्देश्य है संविधान के मूल बातों को दर्शाया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, सुनना। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? राजकोषीय संघवाद क्या है? इसमें केंद्र और राज्य के राजकोष का बंटवारा कैसे हुआ? देखिए, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान के निर्माण के समय कुछ लोग इसके विरोध में थे, कह रहे थे कि राज्य की जरूरत नहीं है, केवल संघ बना दिया जाए और उसी से पूरे देश में शासन चलाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसमें पक्ष में थे कि नहीं, दोनों के लिए अलग अलग कानून होनी चाहिए, राज्य के लिए अलग और देश के लिए अलग। तो इसी बंटवारे को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजकोषीय संघवाद। मैंने राज्य को क्या नियम दिया जाए, राज्य को क्या अधिकार दिया जाए, तो ऐसे नियम को कहा गया राजकोषीय संघवाद। जैसे देखिए, सीमा कर वसूलना किसका अधिकार? तो केंद्र का अधिकार। कोई विदेशी कंपनी भारत में आई, वो व्यापार करेगी, चाहे वो किसी राज्य में करे, लेकिन उसका कर वसूलना किसका काम? केंद्र का काम। लेकिन जमीन का कर हो, रोड का कर हो, इसके अलावा वहां के बाजार का कर हो, खेल के मैदान का कर हो, तालाब वन का कर हो, ये सब किसके अंतर्गत रखा गया है? राज्य सरकार के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको कहते हैं हम लोग केंद्र और राज्य संघ, केंद्र और राज्य के राजकोष का बंटवारा, कि भाई कहां से किसको आय मिलेगी, केंद्र को कहां से आय मिलेगी और राज्य को कहां से आय मिलेगी। क्लियर? इस दोनों के बंटवारे को कहा जाता है कि राज्य और केंद्र के राजकोष का बंटवारा। तो आशा करते हैं आपको ये भी बात समझ में आई होगी।
कि राज्य और केंद्र के बंटवारा दोनों को कहां से आमदनी मिलेगी, कितना कहां से कौन खर्च करेगा, इस सब वर्णन किया गया संविधान में। इसको कहा जाता है केंद्र और राज्य के राजकोष का बंटवारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे सुनिएगा। भारतीय संविधान की विशालता के कारण, देखिए दुनिया के में भी बहुत सारे देश हैं जहां लिखित संविधान है। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? फिर चलिए वो तो है कि चलो लिखित संविधान है तो अच्छी बात है कि उसमें फेरफार नहीं होगा, जो लिखा गया उसी के हिसाब से नियम चलती रहेगी, ये बात सही है। लेकिन भारत का संविधान बहुत बड़ा है, बड़ा संविधान है। ऐसा क्यों? तो याद रखेंगे, भारत का संविधान इसलिए बड़ा संविधान है, भारत का संविधान इसलिए बड़ा है, इसके कुछ कारण है। क्या क्या कारण है सुनिएगा। सबसे पहले भारत केंद्र और राज्य के लिए संयुक्त संविधान बनाया, यानी भारत में कोई राज्य के लिए अलग संविधान नहीं, कोई केंद्र के लिए अलग संविधान नहीं। मन देश के जितने राज्य हैं सबके लिए एक मिला करके और केंद्र का एक मिला करके सबका एक संविधान बना दिया गया है। इसीलिए यहाँ के संविधान बहुत बड़े संविधान है। नंबर एक कारण। पहला कारण क्या कि राज्य और केंद्र दोनों का संविधान एक ही है, इसीलिए थोड़ा सा नियम कानून बहुत बड़ी हो गई तो हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया। दूसरा नंबर, देखिए हमारे संविधान में जो तृतीय भाग है उसमें मौलिक अधिकार का विस्तार से चर्चा किया गया है, ताकि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार में कोई हनन न हो, किसी तरह की खलल ना आए, इसलिए पूरा से पूरा उसका वर्णन किया गया है। तो इसको कहा गया है मौलिक अधिकार का वर्णन, इसीलिए भी थोड़ा सा ज्यादा उस पर वर्णन किया गया, इसलिए भी संविधान हमारा लंबा हो गया। चौथे भाग में राजनीति के निर्देश सिद्धांत का वर्णन, राजनीति किस तरह से काम करेगी, इन निर्देशों का वर्णन उसमें किया गया है, इसलिए भी हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया। और आगे है संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक, देखिए अनुच्छेद के 352 से 360 यानी 8 भागों में केवल राष्ट्रपति के आपातकालीन नियमों का वर्णन किया गया है। इसीलिए यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी विषय पर, सीधा बात समझिए कि किसी भी विषय पर हमारे संविधान में बहुत सारे बातों का लिया गया, वर्णन किया गया, उस पर विचार विमर्श किया गया, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा गया, इसलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई हमारी संविधान बहुत बड़ी क्या क्यों है, विशाल क्यों है? इसका मेन कारण है कि हर एक टॉपिक पर, हर एक बातों पर हमारे जो संविधान निर्माणकर्ता थे वो उन्होंने खूब विस्तार से चर्चा किया, हर एक बातों पर विस्तार से वर्णन किया, इसीलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है। क्लियर? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। तो बड़ा होने का कारण समझ गए कि हर एक बातों पर विस्तार से चर्चा हुआ, इसीलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, सुनना मेरे भाई। कौन से 4 देशों के संविधान से भारतीय संविधान पर प्रभाव डाला? देखिए हमारे देश का जब संविधान लिखा रहा था तो हमारे जितने संविधान निर्माण करता थे उन लोगों ने पहले क्या किया था कि बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़े, उनमें से जो अच्छी बातें थी उसको नोट्स करके हमारे संविधान में लिखा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपने चैप्टर पढ़ा तो किन किन देशों के संविधान से हमारे संविधान में महत्वपूर्ण बातें आई है, इसको बताइए। तो आप लिखिएगा कि हमारे संविधान में निम्न देशों के संविधान से बातें ली गई है। नंबर 1 ब्रिटिश संविधान से, यानी कि इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली। हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है, जो बैठक है, ये सब मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं, जैसे इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्ति है उसी तरह से हमारे भारत में मंत्रिमंडल की मतलब दिया गया। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि इंग्लैंड से लिया गया संसदीय प्रणाली और मंत्रिमंडल के शक्ति, दोनों कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। जैसी वहां व्यवस्था वैसी व्यवस्था भारत में रखी गई। इससे पता चलता है कि हम लोग इंग्लैंड के संविधान से ये नियम लिए थे। चलते हैं आगे। दूसरा है अमेरिका संविधान से। तो अमेरिकन संविधान से हम लोग लिए हैं प्रस्तावना। हमारे देश में जैसे प्रस्तावना है संविधान में, उसी तरह से मतलब अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना दिया गया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से हमने वहां की प्रस्तावना को लिया। अब आगे चलते हैं। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा हमारा है कनाडा के संविधान से। कहां के? तो कनाडा के संविधान से संघीय राज्य की व्यवस्था। हमारे देश में जो संघ राज्य हैं, माने केंद्र के साथ साथ राज्य काम करती है,
ये व्यवस्था कहाँ के संविधान में है? कनाडा में है, तो हमने वहां से लिया। और जर्मन संविधान से राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन, अर्थात जर्मनी के, ऐसे आयरलैंड के संविधान से भी लिया गया, बहुत सारी जगह से लिया गया, लेकिन हमको 4 को वर्णन करना था, तो कहाँ कहाँ से ने? इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से और जर्मनी के संविधान से। ये हम कहाँ से कौन चीज लिए हैं ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बराबर आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ देखते हैं कि 8 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनना मेरे भाई, 8वां क्वेश्चन सुनना। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन की क्या व्यवस्था है? अब सुनिएगा, जो हमारे संविधान में उसमें न्यायिक पुनर्अवलोकन की क्या भूमिका है। मतलब क्या कि आप जो हमारे संविधान बनी तो उसमें कुछ ऐसा नियम है क्या कि जब संविधान बन गया हो, कानून बन गया हो, अगर उसमें किसी व्यक्ति को उस कानून से परेशानी हो रही हो तो क्या उसका विरोध किया जा सकता है, क्या उसे बदला जा सकता है? तो हाँ, पुनर्अवलोकन की हमारे यहाँ व्यवस्था है कि संविधान के बने गए कानून से या कोई ऐसा नियम कानून बन गया हो, अगर न्यायपालिका बना दिया हो तो उसको क्या करती है कि हमारी आम जनता ना उसे अस्वीकार कर देती है। ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान है, यही कहा गया है। देखिए, पुनर्अवलोकन का मतलब संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन में न्यायिक पुनरीक्षण वह शक्ति है जिसके द्वारा बनाए गए कानून से संतुष्ट नहीं है तो उसे अमान्य घोषित कर सकती है। यानी अगर हम उस कानून से संतुष्ट नहीं है, हमारी देश की जनता अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो उसको क्या कर सकती है, मतलब मान्य नहीं रखेगी, उसको अघोषित करेगी। साथ ही साथ विधानमंडल के कानून और कार्यपालिका के आदेश की जांच भी कर सकती है। माने अगर विधानमंडल ने अगर कोई कानून बना दिया उसकी जांच करेगा, या कार्यपालिका ने अगर कोई आदेश दे दिया है तो उसकी जांच करेगा कौन? तो न्यायिक पुनर्अवलोकन। ये न्यायिक पुनर्अवलोकन जो है उसको ये शक्ति दिया गया है कि विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, उसके द्वारा जो भी बनाए गए कानून है उनकी जांच कीजिए। अगर जांच में वो कानून सही है तो लागू रहेगी, अन्यथा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सूची के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, राज्य सूची के बारे में तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन चीज को रखा गया है, यही तो है राज्य सूची। माने हमारे देश में केंद्र की शक्ति को बड़ा माना गया है, केंद्र में बड़ा मतलब बहुत सारे उसको अधिकार दिया गया है ज्यादा करके, लेकिन राज्य को भी कुछ अधिकार मिले हैं। तो कौन कौन से अधिकार राज्य को भाई? तो नंबर याद रखिएगा, हमारे राज्य की स्थिति को अधिक मजबूत बनाने के लिए कुछ बातों को राज्य के अंतर्गत रखा गया है। और कौन कौन है सुनिएगा। नंबर 1, राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसको रखा गया है। किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत। पुलिस, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, जेल, सफाई, स्थानीय शासन, मादक पेय पदार्थ इत्यादि बहुत सारे, जमीन के कर, इन सब चीजों को किसके अंतर्गत रखा गया है? राज्य के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर? आपसे पूछ रहा है वही राज्य सूची में कौन, मैंने राज्य के अंतर्गत कौन? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, मादक पेय पदार्थों की व्यवस्था यानी शराब का प्रबंध, प्रशासन जेल का प्रबंध, पुलिस की व्यवस्था, ये सब कौन करेगा? तो राज्य के अंतर्गत रखा गया। केंद्र की अलग अलग पुलिस होती है और राज्य की, जैसे बिहार में होता है बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश में जाएगा तो यूपी पुलिस, कलकत्ता में जाएगा तो यानी पश्चिम बंगाल पुलिस, उसी तरह से हर जगह अलग अलग पुलिस है, यह राज्य पुलिस होती है। तो ये व्यवस्था किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से कानून हैं, इसे राज्य सूची में रखा गया है। आगे हैं भारतीय संविधान की किन्हीं 4 विशेषता। देखिए, हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, अन्य देशों से हमारा देश किस तरह से भिन्न है संविधान में। तो नंबर 1, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अब बड़ा होने का क्या मतलब समझ रहे हैं कि हर एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा किया गया होगा, नहीं? तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हर बात पर विस्तार से चर्चा है। तो एक विशेषता ये हुआ, यानी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 24 धाराएं में विभक्त कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। यानी हमारा संविधान जो है ना, वो देखिए कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, ऐसा हमारा संविधान है। भारतीय संविधान अनेक मामलों में तैयार किया गया संविधान, माने सब मामलों में, हर चीजों पर, टॉपिक्स पर दिया गया है।
और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यानी ये कुछ मौखिक नहीं, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 कि हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं अन्य देशों की अपेक्षा। तो 10 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे, फिर हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है वो कल लेकर के आएंगे। 10-10 क्वेश्चन का सेट रहता है, तो हम 10 क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे। तो इसके बाद हमारा लगभग चैप्टर एक दीर्घोत्तरीय के बाद खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग अगले दिन चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग कल के लिए विदा लेते हैं, कल मिलते हैं आपसे।